क्या हम इंसान हमेशा दूसरे इंसानों की जिंदगी चुरा कर जीना चाहते हैं? ये फितरत है हमारी। ये एक ऐसा बंदा है जो स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकता है और मानते हैं कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और ग्रेविटॉन की वजह से ही ग्रेविटी बनती है। कैन जस्ट टेक इन इन्फॉर्मेशन एंड अडेप्ट। हाँ। इससे बेटर कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। हाँ। एक बच्चे का माइंड। इसका रीजन मुझे लगता है सबकॉन्शियसली क्या लगता है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम मौत से जिंदा हुए। सुनो सुनो भाई, ये डॉक्टर साहब को एकदम शौक लग गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। फिर से कुछ कहानी आपकी, कुछ मेरी, कुछ बातें थिएटर की, कुछ साइंस की। और आज का इंट्रोडक्शन क्या होगा, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ये फिर से आप सबके प्यारे डॉक्टर साहब बताएंगे। कैमरे के पीछे हमारे खास दोस्त आज विशाल काशिद अवेलेबल हैं। अंकित साहब की दादी की तबीयत खराब है, इस चक्कर में वहाँ आज यहाँ पे नहीं है। एनीवेज, म्यूजिक। सो वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। देखिए, बहुत टाइम पहले हम लोग ने वीडियो बनाई थी, नॉट एग्जैक्टली क्रिटिसाइजिंग बट रादर डिस्कसिंग व्हाट इज रॉन्ग विद द साइंस ऑफ डीसी एंड मार्वल। अब देखिए, बात ये है कि वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स, ठीक है। हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर्स हैं, हम मूवी बफ्स हैं, ठीक है। इंटरस्टेलर देख के हम लोग रोए हैं ठीक है। तो हम वी आर सिम्स फॉर मूवीज। इफ यू आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट। कितना अच्छा लगा था वो अपने बेटी से मिल गया था आखिरी में ना। अरे वाह, और कितना बुरा लगा था वो, मतलब वो लव यू 3000 कसम से मूवीज हैं। तो आज हम खुद को रोक नहीं पाए। हमने कहा यार एक बार ये डिस्कस करके देखते हैं। देखिए क्या हो गया, जमाना बहुत बदल गया है। क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पॉकेट्स एंड इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्यूरियोसिटी जनरेटिंग इंफॉर्मेशन। मूवीज में है, वीडियोज में है, विकिपीडिया पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो मूवीज आजकल एक जरिया हो गया है काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम मूवीज के ही जरिए साइंस को डिस्कस करें। बिल्कुल। एंड आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज वी आर, बिकॉज सूफियान से मेरा पहला सवाल ये है कि भाई मेरे, हाँ, डीसी या मार्वल? भाई बात ये है कि मैं हूँ मार्वल का फैन और मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है डीसी दिखते हुए है? हाँ, ये इधर डी और इधर सी है और उसके बीच। लेकिन ये जो बात है, ये वीडियो है, ये दोनों की ही साइंस को प्रूव करते हुए कि कैसे मूवीज ने इन साइंस के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके सो कॉल्ड एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाई, मगर साइंस कहीं पीछे छूट गई, उस बारे में है। यस। तो आज लड़ाई डीसी और मार्वल की नहीं है, आज हम साइंस की तरफ से भाई। हर वक्त, हर वीडियो में, एवरी टाइम, एवरीवेयर, वी आर साइंस, साइंस इज अस एंड वी आर हियर फॉर साइंस। यस। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका था कि मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे ना, हालांकि मेरा इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, बट 11th-12th में जो वो 10th से हमारे टीचर बने थे, शाउट आउट टू मिस्टर राजेश मेहरोत्रा। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे वो फिजिक्स, बहुत ही मस्त। एंड मतलब उन्होंने, मैं मैथ्स छोड़ चुका था, मेरे को बहुत रिग्रेट होता था, मैंने किसी से कहा नहीं है कभी कि यार अगर मैथ्स नहीं छोड़ता मैं, आई कुड हैव स्टक टू फिजिक्स एनीवेज। तो जब when we were learning about gravity and gravitation, न्यूटोनियन ग्रेविटेशन, तो आई रिमेम्बर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बताया था। जैसे ही सब बेसिक्स पढ़ा दिए कि g/m/r² ये सब हो गया, एंड उनका एक स्टाइल था, तो वो कहते थे, now imagine if I tell you that Superman is 72 kilograms, you can calculate exactly how much force he generates in order to get rid of gravity। तो मैंने कहा यार ये होता है ना पढ़ाने का तरीका, मजा ही आ गया था। तो एनीवेज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, हमने फिर वो कैलकुलेट भी किया, मजा आया, ये वो ऑल डन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि इट्स पॉसिबल एक इंसान के लिए या एक बीइंग के लिए इतना फोर्स जनरेट कर पाना कि वो ग्रेविटी छोड़ दे, है ना। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, अगर कोई ये कर सकता था तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो डिस्कस नहीं की जाती? ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, उन्होंने बात करी साइंस के अध्यापक की, फिजिक्स के अध्यापक की। मैं भी एक जमाने में अध्यापक था, ग्रेविटी के ही टॉपिक पे। अच्छा। मैं बंदों को कैसे पढ़ाता था, जब ग्रेविटी को मैं रिलेट करता था सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं सुपरमैन पे आऊंगा। मैन ऑफ ऑल मैन, सुपरमैन। तो मैं बच्चों को दिखाता था कि मान लीजिए पेन है और कोई जादू नहीं कर रहा, मैं इसको छोड़ा, एक तो गंदी फोर्क हटा है। अरे यार ये लो, कुछ क्या, ये लो। हाँ है, तो वो गिर गया था। एस्थेटिक्स का ध्यान ही नहीं रखते तुम। थोड़ा ना मैं फ्लो में रहता हूँ। चलो कंटिन्यू। तो ये है, ये गिरा, आवाज भी आई। हाँ, इसमें कोई जादू नहीं किया मैंने, ठीक है। कोई भी चीज छोड़ोगे वो गिर जाएगी। ओके। अब मुझे एक बात बताइए, अपने स्टूडेंट से पूछा था क्या चांद नहीं गिरता? तो बोलते थे, बहुत लोगों का जवाब ये है कि यार मतलब क्या है ना, चांद जो है ना अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बहुत दूर है,
ओके तो मैं उनको फिर से ये इंटरेस्ट जनरेट करना नहीं, जैसे आपको इंटरेस्ट आया ना आपकी फिजिक्स में टीचर की वजह से, वैसे मैं इंटरेस्ट जनरेट कराने के लिए कहता था। अब देखिए एक बात मानिए कि आप एक पत्थर को लीजिए, धागा बांधिए और घुमाइए। जब तक आपने उस धागे को पकड़ा हुआ है पत्थर घूमेगा, जैसे धागा छोड़ोगे क्या होगा? धीरे धीरे या तो उड़ जाएगा सीधा निकल जाएगा, बंधा नहीं है तो उड़ जाएगा। तो यानी कि मून जो है अपने ऑर्बिट में इसलिए ही है क्योंकि अर्थ ने उसको ग्रेविटी से पकड़ के रखा हुआ। तो ऐसे उनको कंसेप्ट रियल लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें इंटरेस्ट भी है। अब बात करते हैं सुपरमैन की, तो बिल्कुल कोई इंसान इतना फोर्स जनरेट कर सकता है, मगर सुपरमैन भाई जनरेट कहां से कर रहे हैं, ये सवाल है मेरा आपसे। डीसी के फैन देखो, डीसी के फैन, मार्वल के फैन, ये बात अलग है, ठीक है, ये आप पर्सनल मत हो इधर पे, ठीक है, बॉक्सिंग भी जान दे देंगे साइंस के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? एनीवे कैसे जनरेट कर रहा है फोर्स? I would say, as a doctor, that if Superman can squat, ठीक है, इस पे रहते हैं। चलो ठीक है, चलो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये, he is just that powerful. नहीं पावरफुल है तो अभी आपने बात करी स्क्वाड की, मतलब वो टांगों से, अपने जंघाओं से वो इतनी फोर्स जनरेट कर रहा है कि वो उछल के ऊपर उड़ जाए। तो एक बात करते हैं कि मानो अभी उड़ता नहीं, वो उछलता है, इस पे करते हैं डिस्कशन। तो भैया न्यूटन का लॉ के हिसाब से अगर वो ऊपर उछल रहा है तो उसको कोई फोर्स देगा, जैसे धरती उसको वो फोर्स देगी, तो धरती अगर उसको उतनी फोर्स देगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल लॉ है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जमीन ने सुपरमैन को धक्का दिया ऊपर की ओर, मतलब जमीन पे धक्का लगा होगा नीचे की ओर, तो गड्ढा कहाँ दिखता है वहां पर? एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल था, है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं है? बात पे दम तो, मतलब इस वजह से तो नहीं उड़ रहा, कूद के तो नहीं उड़ रहा सुपरमैन। ऑलराइट, एक चीज और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है और मानते हैं कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं और ग्रेविटॉन की वजह से ही ग्रेविटी बनती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का बिलीव है कि सब कुछ क्वांटाइज है, तो ये फोर्स है ग्रेविटी, ये भी किसी वजह से क्रिएट होती है। जैसे बाकी तीनों फंडामेंटल फोर्सेस के लिए पार्टिकल्स मिल चुके हैं, ग्रेविटी के लिए नहीं मिल रहे, अभी भी ग्रेविटॉन्स एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो मान लीजिए कि सुपरमैन और अर्थ के बीच में ग्रेविटॉन्स पार्टिकल शेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी बन रही है। फॉर सम रीजन सुपरमैन जो है ना, वो अर्थ और अपने बीच में ग्रेविटॉन्स पार्टिकल की शेयरिंग को बंद कर देता है। अब जब ग्रेविटॉन्स पार्टिकल शेयर ही नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई ग्रेविटी लगेगी नहीं, वो आराम से ऊपर उड़ जाएगा। सो यू आर सेइंग रियल लाइफ सुपरमैन कैन एग्जिस्ट? लेकिन इसके लिए सवाल ये है कि थ्योरेटिकली देखा जाए, मैंने जितना पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटॉन्स पार्टिकल को ढूंढने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स है, 10⁻⁻11 आता है कैपिटल जी के अंदर, इतनी स्मॉल फोर्स है वो। उस पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए आपको इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जिसका साइज शायद हमारे यूनिवर्स जितना हो। तो एक तो वो पार्टिकल हमने डिटेक्ट नहीं किया, ओके, ऊपर से आप कहेंगे सुपरमैन ने उस पार्टिकल को शेयर करना बंद करवा दिया। उस सब चीज के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, जिस ग्रेविटॉन्स को ढूंढने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लगेगा यूनिवर्स जितना बड़ा, वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास बॉडी में कहाँ से आ गया? उसने ग्रेविटॉन्स पार्टिकल को डिटेक्ट ही नहीं किया, शेयर करना बंद करवा दिया। यार कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? What do you mean by क्यों आ गया? He Superman? अरे ये कोई तर्क नहीं है यार, तर्कों पे बात करो साइंस की तरफ से, अभी हम इमोशन की तरफ से नहीं। अभी मैं थियोरेटिकली अभी लाइक हर बच्चे करते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मतलब आपकी क्यूरियोसिटी इस कदर जनरेट हो कि आप भी कुछ सोचें कि अगर आप एक सुपर हीरो बनाते तो उसकी सुपर पावर क्या होती। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एनीवेज, तो मैं हमेशा सोचता था कि जब व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम फैब्रिक, तो इज इट, मतलब क्या ये एक फीजिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है फॉर सुपरमैन कि ये एक ऐसा बंदा है जो स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने आजू बाजू के फैब्रिक को मैनिपुलेट करके वो उसके इफेक्ट से बाहर आ सकता है? ठीक है, आप मान के चलते हैं आइंस्टाइन की बात कि ग्रेविटॉन्स नाम की चीज, आइंस्टाइन अगेंस्ट थे भाई क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है, तो आइंस्टाइन के हिसाब से दुनिया, ग्रेविटी जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक का इफेक्ट है, कोई फोर्स नहीं, वो इफेक्ट है, ठीक। स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ने के लिए हमें इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड मास देना पड़ता है जो ब्लैक होल मतलब ब्लैक होल उसको मोड़ सकता है इस हद तक। और ब्लैक होल, जैसा हमने पिछली वीडियोस में कहा था, लिंक भी शेयर करेंगे कि एक इंडियन साइंटिस्ट ने बताया था, हाँ, चंद्रशेखर, कितना फोर्स लग सकता है, मतलब लिमिट बताई थी कि वो एक इस मास से ज्यादा अगर सन या स्टार हो जाएगा तो वो कम से कम वो क्या नाम है, व्हाइट डॉर्फ नहीं बनेगा, उसके नीचे और फर्दर कोलैप्स कर जाएगा। एनीवेज, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं उनको, हमने रील भी बनाए थे इसके ऊपर। तो
अब बात ये हो रही है कि ग्रेविटी, अगर तुम्हें स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करना है तो भैया कैसे करोगे? दो चीज है, या तो मास से कर दो या तो एनर्जी से कर दो। इक्विवेलेंट ही है, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। आइंस्टाइन साहब कहके गए। कहाँ है एनर्जी वाली है? सुपरमैन मैं एक बात बताऊं आपको क्या होता है, जो मैं बिलीव करता हूँ। एक रॉय करके एक मूवी आई थी, रॉय थी क्या थी, बहुत कम चली वो मूवी, रणबीर कपूर उसमें थे। रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, हाँ, लाइक आई सेड मूवी बफ्स। तो उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि हम सुपरमैन की कहानियां या भूतिया कहानियां में बिलीव क्यों करते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि हम इंसान जो है ना, उस मूवी का डायलॉग है, क्या हम इंसान हमेशा दूसरे इंसानों की जिंदगी चुरा कर जीना चाहते हैं। ये फितरत है हमारी। हम इंसान हमेशा इस जिंदगी को, दुनिया को हमसे ज्यादा बड़ा इमेजिन करते हैं। इसका रीजन मुझे लगता है सबकॉन्शियसली क्या लगता है, मैं ये बिलीव करता हूं कि हम मौत से जिंदा हुए। बायोलॉजी वाले अभी बताना बीच में प्लीज, मैं बोल रहा हूँ। नहीं मतलब साइंटिफिक टर्म्स में अगर आप बात की जाए तो वही है ना। हमारी कॉन्शियसनेस कहीं नहीं थी। अगर लॉजिकल टर्म्स में जाते हैं, कॉन्शियसनेस कहीं नहीं थी। अचानक से हम अपनी माँ के कोख में आते हैं, कॉन्शियसनेस आती है, हम जिंदा हो जाते हैं और हम एक दिन मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही स्टार्ट है जिंदगी और मौत अंत है। मुझे बिलीव होता है कि मौत है स्टार्ट, बीच में आती है जिंदगी, फिर आती है मौत। कांस्टेंट मौत है, मतलब एक तरह से एक साइकिल ही है। ठीक है। और ये जब थॉट आप लाते हो सबकॉन्शियस, जैसे मैं भी जब सबकॉन्शियस थॉट लाता हूं तो मैं हमेशा इमेजिन करता हूं कि जिंदगी जो है, ये यूनिवर्स जो है, इसका एक हायर मीनिंग है, एक बड़ा महत्व है, जिस चक्कर में हम बिलीव करना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होंगे, सुपरमैन टाइप, जिसके पास ये सारे लॉस खराब हो जाएंगे। हम चाहते हैं इन बंधनों से बाहर निकलना, चाहे साइंस के टर्म्स में बोलो, फिजिक्स के लॉज में बोलो। उस बंधन से निकलने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे मानते हैं। और जैसी सामने मूवी आती है सुपरमैन, हमें लगता है यार ये कॉमिक आई थी पहले, बट हाँ मतलब वो ये कि इमेजिन कर पाते हैं ना कहानियां। इसलिए भी उन्हें मतलब देखिए, नायक तो बहुत रहते हैं, हीरोज बहुत रहते हैं, सुपर हीरोज कम है, बिकॉज वो आइडिया है एक्चुअली, एंड इसलिए ये कनेक्ट भी कर जाता है। नहीं, अब एक चीज जैसे कई जब साइंस को ही लेकर इस पर बात करते हैं ना, जैसे कि जब व्हेन आइंस्टाइन केम अप विद द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हमने बहुत बार ये डिस्कस किया दैट ही वाज अ डिटर्मिनिस्ट, है ना। तो उन्हें ये लगता था कि यार ये सीमित है, ठीक है, कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, एंड बट देयर वाज एन एंटायर फैक्शन ऑफ साइंटिस्ट्स जो और बियॉन्ड कर रहे थे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, ब्लैक होल भी तो बन सकता है, वर्म होल्स भी तो बन सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो आगे जाकर प्रूव भी हो गए। बट क्या आपको ये लगता है कि जैसे सिमिलरली जैसे उन लोगों ने फर्दर प्रोब करके व्हाट वाज देन कंसिडर्ड इम्पॉसिबल को पॉसिबल प्रूफ कराया, क्या ये क्यूरियोसिटी होना, ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करना इन इटसेल्फ भी तो जरूरी है ना? इसी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। सोच के देखिए, हमने शायद पिछली वीडियो में बात भी की, न्यूटन साहब ने साइंस क्यों छोड़ी? उनको लगा उन्होंने दुनिया के सारे जवाब ढूंढ लिए, उन्होंने ग्रेविटी ढूंढ ली, ऑप्टिक्स ढूंढ लिया, सब कुछ उन्होंने कर दिया, मैथ्स ढूंढ ली, उन्होंने बता दिया भैया चांद सितारे कैसे ग्रेविटी एलिप्टिकल पाथ लेते हैं, सब उनको लगा बना दिया हमने। उन्होंने दुनिया को डिटरमाइन कर लिया और वो साइंस छोड़ के चले गए। ये जो क्यूरियोसिटी है, एक बियॉन्ड चीज की सोचने की, जो हमें सुपर हीरोज क्रिएट करने के लिए मजबूर करती है। क्यों ऐसा हम साइकोलॉजी के देखते हैं कि एक सुपर हीरो हमेशा दुखी रहता है? हाँ, क्योंकि वो एक और चीज है ना कि अगर वो आइडिया, मेरे हिसाब से अगर वो एक आइडिया बहुत ज्यादा बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी हो गया, तो आप उसको ह्यूमनाइज कैसे करोगे? मुझे लगता है ये एक बहुत ही डर्टी ट्रिक्स रहती है राइटर्स लोगों की, कि इतना मतलब ये मसल्स हैं, ये तोड़ के चला जाता है, लेकिन लड़की छोड़ के गई ना, दिल टूट जाता है। सब लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं यार, बेचारा कितना अच्छा है। क्योंकि हमें पता है कि हम ह्यूमनली पॉसिबल, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है इतना गलत सहने की। स्पाइडरमैन के साथ देखो, हो रहा है गलत, लेकिन स्पाइडरमैन सब भी खड़ा है। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम नहीं कर सकते, वो यही खेल है सारा, इसी को हमने साइंस में ब्लेंड कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है साइंस में ये बिलीव करते रहना, संसार में ये बिलीव करते रहना कि इस चीज जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। यस, और उसी का इस्तेमाल करके मूवीज बनती है। इसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे एंट्रोपी से कनेक्ट करके। खैर, अब हम बहुत डिबेट हो गए, तो आपके हिसाब से डिबेट खत्म करते हैं। सुपरमैन कैन नॉट एग्जिस्ट, है ना? देखो, एक आई वांट कि वो एग्जिस्ट करे, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट आप ही का मैं अभी जो एडवाइस है मैं वो सीरियसली लेता हूँ, और इसको मैं ऐसे बताता हूँ। चलो, बहुत पहले गाना आया था, ठीक है, मतलब एक मूवी आने वाली थी जो नहीं आई थी, गाना रिलीज हुआ था, लेकिन
आप मेरे साथ गाओगे कि नहीं गाओगे? कौन सा गाना भाई? सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। क्योंकि अगर कोई पॉसिबल प्रोपल्शन नहीं है, एक्शन रिएक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो शक्तिमान तो उड़ सकता है। अगर ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल हो जाए कि एक इंसान इतनी तेज घूम रहा है, आजू बाजू इतनी तेज अपनी हवा को ये कर दे रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है और हवा आ रही है, लिफ्ट जनरेट करके उड़ तो सकता है, तो शक्तिमान एग्जिस्ट। इंडियंस अभी हम आते हैं, इंडियन सुपर हीरोज आर ऑलवेज। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब हम मैरी गो राउंड में घूमते हैं और तेज घूमते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? यार देखो, चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर क्यों आते हैं मुझे नहीं पता। मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। ये अभी बच्चों को बुली तो किया जाता है। तो मेरी बहन मेरे से काफी बड़ी है। तो एक मैरी गो राउंड था, हम जहाँ रहते थे वहां पर उन्होंने एक दिन कहा चल तू चढ़ जा, मैं घुमाती हूँ। ठीक है, शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। घुमाया, इतना तेज घुमाया, अन्याय, मैं जो आपका वो वाला एग्जांपल था, सेंट्रीपिटल की बात है, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स मान के चल लेंगे। लेकिन अभी मेरा ये है कि अगर हम बहुत तेजी से घूमेंगे एक जगह, चक्कर आएंगे, फ्लूइड होता है, कान में कुछ हिलता है, अभी मानते हैं शक्तिमान है, दिमाग अपने स्पेस में रहेगा, फ्लूइड सब एकदम मस्त बैलेंस है और वो घूम रहा है। पहले उसके घूमने की वजह से जो हमें लगता है कि वो हेलीकॉप्टर की तरह पंख की तरह घूमता हुआ उड़ जाएगा, उसको मैं डिबंक करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, शक्तिमान ऐसे करते हैं, उनका ये हाथ ऐसे रहता है और वो लट्टू की तरह घूमते हैं। लट्टू की तरह घूमते हैं, देशी भाषा यार। मैं वैसे वो लट्टू ही दिखता है, वैसे लट्टू मिलते भी थे वो शक्तिमान कलर के। मेरा टारगेट ही है कि अपनी देसी भाषा में साइंस बताऊं। ठीक है, तो भैया वो लट्टू की तरह घूम रहा है। जो वो घूम रहा है तो उसका सिर्फ एक हाथ है जो कि ऐसे। अब लगाते हैं बर्नौली प्रिंसिपल इसके ऊपर। फॉर सम रीजन मान के चलते कि जो ऊपर हवा है ना, वो तेजी से इसके मूव कर, इस हाथ के ऊपर जो हवा तेजी जा रही है और नीचे कम जा रही है। बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा और शक्तिमान उड़ेंगे। ठीक, फोर्स किस हाथ पे लगेगी? इस हाथ पे। ये तो ऐसे है ना, तो ये फोर्स सीधा कैसे उड़ाएगी? अगर देखो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये ऐसे है ना, फोर्स सिर्फ यहाँ लग रही है, इस हाथ पे, तो कैसे अजीब सा स्पाइरल बन जाएगा उनका। टेक्निकली सीधी लाइन में जा सकते वो। तो शक्तिमान जो है ना, टेक्निकली उन्होंने फिजिक्स को देखा जाए तो नजरिया बहुत एक्यूरेट जा रहे हैं, मगर उनका लिफ्ट भी आना पॉसिबल है, लेकिन वो स्टेबल होना पॉसिबल नहीं। इसी चक्कर में शक्तिमान, व्हाई डज दैट मेक सो मच सेंस? मैं अभी सोच रहा था कि शक्तिमान से मैं बोल्ड कर दूंगा आपको। अरे अब एक बात बताओ, शक्तिमान, और वही मैं जैसे एग्जांपल बोल रहा, हम इंसान हमेशा बड़ा चीज सोचते हैं, हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे हम जिंदगी को बड़ा मानते हैं। शक्तिमान का ऐसा इम्पैक्ट भी आ गया था इस देश के बच्चों के ऊपर। मेरे खुद पे था यार, कि बच्चे छत से कूदते थे, शक्तिमान बचा लेगा। उनको लगता था बिगर मीनिंग है इसका, और क्रेजी थे यार। मतलब मुझे याद है कि मेरी मम्मी बोलती, लाइट चली जाती थी उस जमाने में, तो यार किराए के घर में थे हम, 14 लोग रहते थे हमारे, सो कॉल्ड एक ही फ्लोर पे और एक ही बाथरूम था, लाइट नहीं आती थी वहां पर। ठीक है, एक कमरे में हम लोग, बाकी 14 फैमिलीज, एक फैमिली के पास टीवी था वहां पर। तो मम्मी, और लाइट चली जाती थी भाई, उस समय 2002 या 3 की बात है। तो मम्मी बोलती थी जल्दी खाना खा ले, दोपहर का लाइट आ जाएगी, शक्तिमान चालू होगा। 1 बजे आता था शायद शक्तिमान उस समय। हाँ, यस, 1 बजे आता था स्कूल के बाद। और भाई मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मम्मी लाइट नहीं आई। शक्तिमान का ऐसा क्रेज था। मतलब छत से कूदने वाले क्रेज थे यार उसमें। और शायद मुझे इतना याद है, मैं सपना देखा था, मैं कूद चुका हूँ, अच्छा हुआ नहीं कूदा, कि शक्तिमान। वो सपना हर एक हिंदुस्तानी बच्चे ने देखा है। 1:30 बजे एपिसोड जब 2 बजे खत्म होता था, 3 बजे की जो नींद रहती थी, ये सपना हर एक हिंदुस्तानी बच्चे ने देखा है। ऐसा इंपैक्ट पड़ता है सबकॉन्शियस लेवल पे। सुपर इंसान देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन से ही ऐसा नहीं है कि हम समाज में हम जैसे बड़े होते हैं तब हमारे अंदर ये आता है। हम बचपन से ही दुनिया को हमेशा बड़ा मानते हैं। बच्चा पैदा होते साथ दुनिया देखते हैं एकदम विशाल का है। लोग बात करें, कुछ भाषा है इनकी, कुछ बात करना चाह रहे, कुछ ये हो रहा है, वो सब सीख लेता है। वो रिफ्लेक्स से सीख लेता है कि भैया कोई चीज गिर रही है तो कैसे बचाना है अपने आप को, कोई चीज पकड़ने, ये रिफ्लेक्स से सिखा देता है इंसान का शरीर। सबकॉन्शियसली हम दुनिया को बड़ा ही मानते हैं, तो ये रीजन हो सकता है आई गेस। मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली। फ्रॉम अगेन साइंटिफिकली अगर आप बात करोगे तो जिस हिसाब से एक बच्चे की ब्रेन डिजाइन रहती है, मतलब अगर आप कभी कोई AI बनाओगे दैट कैन जस्ट टेक इन इन्फॉर्मेशन एंड अडेप्ट, इससे बेटर कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। एक बच्चे का माइंड आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप एक बच्चे के सामने कुछ बोल देते हो ना, वो कटाक से वो पकड़ लेते हैं। मतलब आपने गाली दी तो वो 1 सेकंड में प्रोनाउंसिएशन के साथ आप ही को देखा। तो ग्रेट, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये है इवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो है ही।
अब बात जो ये है कि मैंने काफी सारी चीजें बोली और आपने पूरा साइंस को लेकर बैट से पटापट मार के खत्म कर दिया, लेकिन एक चीज है जिससे मैं अग्री करता हूँ एंड मेरा ये मानना है कि दिस इज व्हाई डीसी इज जस्ट बेटर बिकॉज हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टैनली कह रहे थे दैट वेयर इज प्रोपल्शन इन सुपरमैन, वेयर इज द प्रोपल्शन, है ना? बट थॉर को देखो, थॉर हैमर घुमाता है, ये चले जाता है, वो हो जाता है, थॉर उड़ता ही कैसे है? मेरे को समझ ही नहीं आया। पहले तो ये डिबंक कर लेते हैं, लेट्स डिबंक कि व्हाई इज इट दैट थॉर कैन नॉट फ्लाई। सिंपल सा लॉजिक है, स्टैनली साहब ने कहा था अपनी इस वीडियो में, जिस चक्कर में मैं डिस्कस करके हमने ये वीडियो बनाई थी। स्टैनली साहब क्या कहते हैं कि थॉर क्या करता है, अपने हथौड़े को घुमाता है और फेंकता है ऊपर की ओर और हथौड़े को पकड़ के उड़ जाता है। जनाब यहाँ पे फिर से एक ही लॉ लगाते हैं, सिंपल सा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है क्लोज सिस्टम में हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। थॉर का हथौड़ा और वो थॉर खुद एक क्लोज सिस्टम है। अगर थॉर का हथौड़ा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स थॉर नीचे की ओर लगाएगा, नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। तो थॉर तो उड़ना ही नहीं चाहिए था। स्टैनली साहब कौन सी फिजिक्स बता रहे थे मुझे उस वीडियो में, मैं पता ही चला। हाँ, वो मतलब खैर वो सब ठीक है, लेकिन इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है जो काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि आप एक बार ना ये क्लोज सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम में क्या है कि देखो, कोई भी सिस्टम क्लोज है जब तक कि उस सिस्टम के बाहर से कोई और फोर्सेस पे लग नहीं रहा। जैसे एग्जांपल देखें, हम इस चेयर पे बैठे, चेयर और मैं हूं। अगर मैं और चेयर को सिर्फ एक सिस्टम मानूं, जमीन नीचे की ओर, तो चेयर, मैं जमीन को एक पूरा का पूरा आइसोलेट कर देता हूं मैं, और कोई फोर्स नहीं लग रही मुझ पर। हवा जो आ रही है पंखे से वो बहुत कम है, इसी को मान के चलते हैं। तो कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि आप मेरे इन तीनों के बीच में? नहीं। इसी को कहेंगे क्लोज। क्लोज मतलब बंद हो गया, अब कोई इंटरेक्शन नहीं बची दुनिया से फोर्स के टर्म्स में। मतलब आजू बाजू के एनवायरनमेंट का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। अब इस क्लोज सिस्टम में मैं क्यों नहीं मूव कर, मैं स्टेबल क्यों बैठा हूँ, नीचे क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि जितना फोर्स मैं कुर्सी पे नीचे की ओर लगा रहा हूँ, कुर्सी मुझ पे ऊपर की ओर लगा रही है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा लगा दूंगा, कुर्सी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतनी फोर्स मुझ पे वापस लगाएगी, एक हद के बाद उतनी लगा नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। क्लोज सिस्टम मतलब क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, मतलब आजू बाजू के एनवायरमेंट से क्लोज करना। ऑल राइट, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मार्वल के हीरो का थोड़ा मजाक उड़ाया। तो थॉर नहीं उड़ सकता। चलो अब एक और मान लेते हैं, ठीक है, दैट अभी थॉर इज व्हाट? गॉड ऑफ थंडर। अगर उनका सच में थंडर से अट्रैक्शन है उनके हैमर का, और वो क्लाउड्स के थ्रू वो खींच रहे हैं खुद को, हाँ, क्या ये पॉसिबल है? ये तो मैं समझ नहीं आया कौन सा फिजिक्स लगेगा इसमें। मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेटिक इफेक्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि बादलों का चार्ज और इस थॉर का चार्ज, हथौड़ा चार्ज, यार तब हो सकता है। अरे यार, ये तो स्टैनली साहब सही हो सकते हैं इसमें यार, मगर यार फिर भी डिड आई जस्ट प्रूव मार्वल मैं कौन से गद्दारी कर रहा हूं कि मान लो कि आसमान के जो बादल है वो नेगेटिव चार्ज है, हाँ, और थॉर का हथौड़ा पॉजिटिव हो गया है, उसने पकड़ लिया उसको, तब तो भैया अट्रैक्शन होगी, तब उड़ सकता है भाई वो, तब मैं मानता हूँ उड़ सकता है। यार ये एडिट कर देना ये हटा देना डीसी वाले। एनीवेज, खुद की पैर पे ऐसे काट ये अच्छा पॉइंट दिया तुमने, है ना? सही बात था। एनीवेज, चलो अब ये सब हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग ने, जब हम रील बना रहे थे कॉफी पी के, मतलब पूरी वो मूवी की धज्जियां उड़ा दी थी। एंटमैन और इलॉजिकल मूवी है, इलॉजिकल मूवी। चलो ये ठीक है, देखिए मूवीज जो भी चीजें रहती हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्फॉर्मेशन क्योंकि आजकल पॉकेट्स में अवेलेबल है, थोड़ा बहुत अगर आप कोई कॉन्सेप्ट दिखा दें या फिर उसको दिखा दें कि आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मजा आता है, ठीक है। मतलब मैं कम से कम काफी सारी मूवीज जब भी देखने जाता हूँ, अगेन ये उम्र के साथ हुआ है कि आप रियलाइज करते हो कि यार ठीक है, ये कहानियां हैं यार, एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय कीजिए, मतलब लॉजिक नहीं ढूंढो। ये मत बोलो कि मूवी फिजिक्स की है, हम बनाएंगे जो मूवीज फिजिक्स की है हम बनाएंगे वो मूवी। इंटरस्टेलर के बाद इंडिया का कोई नोलन निकल के आएगा, तो हम लोग निकल के आएंगे अंतरिक्ष। एनीवे, हाँ, तो लॉजिक घर पे रख के आइए, वो एक बात है, इमोशन है यार मूवी। बट डिस्पाइट दैट एंटमैन इतना मुश्किल कर देती है वो लॉजिक घर पे छोड़ने के लिए, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल यार। चलो ठीक है, अभी हम वीडियो वो रील में हम क्रिटिसाइज कर ही चुके हैं कि क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, वो हम हटा देते हैं। लेट्स डिस्कस कि अगर पॉसिबल हुआ, पहले तो आप ये बताओ, इज इट रियली पॉसिबल फॉर समवन टू गेट स्मॉल? अब देखो, स्मॉल होना पॉसिबल तो है। सुनो भाई, ये डॉक्टर साहब को एकदम शॉक लग गया। हो क्या रहा है ना कि हम जो है ना शायद 99.9999% खाली है, न्यूक्लियस बहुत बीच में है, एकदम छोटा सा,
और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या फिर क्लाउड में है, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी, वो सबको छोड़ो, लेकिन इतना साबित है कि भैया न्यूक्लियस सेंटर में और इलेक्ट्रॉन आसपास है, घूम रहे हैं, बहुत स्पेस है उनके बीच में यार, बहुत स्पेस है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को और पास ला दें, तब इवेंचुअली हमारी जो डिस्टेंस है, हमारा जो स्पेस है, वो बंद हो जाएगा और हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मास सेम रहना चाहिए, मास नहीं हिल सकता इसमें, ठीक है। तो लॉजिकली अगर कोई ऐसा सूट है जो तुम्हारे सब मतलब जादुई तरीके से उस एटम्स के बीच के, मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के स्पेस कम कर दे, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हुए, तब कंप्रेस होना पॉसिबल है। सेम लॉजिक, डिस्टेंस बढ़ा दे तब बड़ा हो जाना पॉसिबल है। एक और चीज मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट क्या करवाई, ये मास सेम रहना चाहिए, बस ये जो वो बोलते भी है कि शायद कोई पिम पार्टिकल है, जिसका बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे। हाँ, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, मतलब अब मैं वो इसकी पिम पार्टिकल वाला भी क्लियर कर देते हैं। पिम पार्टिकल वाला उन्होंने बोला कि एक जादुई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो क्या नाम है उसको कंप्रेस कर देता है या एनलार्ज कर देता है। मेरा सारा दिक्कत कहाँ से आती है यार, सिंपल सी बात है। तुमने एंटमैन को मान लो 72 किलो का आदमी था। अच्छा, बाय द वे एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, ठीक है। अभी आपका ये कहना है कि हम खाली हैं 99%, जो बाय द वे ज्यादा ही है, 99.999 पता नहीं कितना, चलो ठीक है। तो फिर भी एक लिमिट तक ही मैं छोटा हो पाऊंगा ना। हाँ ऑब्वियसली, तो उसकी एक लिमिट रहेगी। सेम जो चंद्रशेखर लिमिट की हम बात करते हैं कि स्टार की भी एक एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर रहेगा ना। हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर आएगा और स्टार को फिर उसके बाद स्टेबल कर देगा ना व्हाइट डॉर्फ में। उसके और ज्यादा मास हुआ तो वो भी काम में नहीं आएगा और उसको और फर्दर कंप्रेस कर देगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और उसके बाद भी और मास होगा और फर्दर कंप्रेस करके ब्लैक होल बना देगा। वाओ। तो अगेन माय पॉइंट स्टेज कि एक लिमिट तक ही छोटा कर सकते हैं। ये बंदा तो मतलब इतने क्रिटिसिज्म आए थे उस पर, ऐसे कमेंट्स आए कि देयर इज दिस पिम पार्टिकल, ये वो सब एटॉमिक कैसे हो गया? सब एटॉमिक मतलब कितना ही आप कम कर लोगे ना, एट कितने ही सोच के देखो, सब एटॉमिक में जाके वो बंदा मास्क उतार देता है, क्वांटम वर्ल्ड में जाके सांस ले रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है समझ में नहीं आ रहा। चाय पी रहा था ना मेरे ख्याल से। वो चाय नदियाँ बह रही थी। एनीवेज उसको भी माने, मैं भी पिम पार्टिकल पे रहता हूँ यार। तुमने पिम पार्टिकल की बात कर दी, चलो उससे कंप्रेस भी हो गया। मान लो 72 किलो का इंसान है तो कंप्रेस करके चीटी बनेगा तो 72 किलो की चीटी होनी चाहिए। अब मूवी में दिखाते हो मस्त बंदा का वजन कम हो गया, मास कम हो गया, भाग रहा है, बहुत हल्का हो गया है। इवेंचुअली पिम पार्टिकल इस्तेमाल कर जब बड़ा होता है तो पता नहीं कहाँ से मास आ जाता है, प्लेन तोड़ रहा है ये। मेरे भाई एक लॉजिकली बताओ, हमारा हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, कितना ही मास होगा उसका? मास को अगर तुम लूज कर दोगे ना, क्या विशालकाय एनर्जी निकलती है। तो अगर तुम उसको चीटी बनाने के लिए पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करके उसको कंप्रेस भी कर रहे हो और उसका मास कम दिखा रहे हो, तो मेरे भाई एनर्जी कहाँ गई? दूसरी तरफ से उसको बढ़ा रहे हो तो फिर एनर्जी कहाँ से आ रही है उसको इतना मास देने के लिए? और दूसरी चीज देखो, फिजिक्स के लॉजिक के हिसाब से अब ये मान के चलते हैं कि भैया मास सेम रहा, वो 72 किलो की चीटी बन गई, मैं मानता हूँ बन जाएगी, ठीक है, उसको मैंने कम कर दिया, ये मानते हैं। ओके। उसकी स्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं है। ओके। अब दिक्कत आती है जब तुमने बहुत विशालकाय बना दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पंखा चल रहा है, मैं एक किसी चीज को लेता हूँ, मान लो यही है, गंदा सही है, इसी मास का मैं गुब्बारा लूंगा, ठीक है, इसको मैं रखूंगा, हवा का झेल लेगा, स्टेबल है, ठीक है, मास एक स्पेसिफिक, एक अच्छा खासा मास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। गुब्बारा क्या होगा? हिलने लगेगा। तुमने 72 किलो के इंसान को इतना बड़ा बना दिया, विशालकाय बना दिया, तो बलून जैसे उड़ जाना। मैं भी वही सोच रहा हूं, क्योंकि एरिया इतना बढ़ जाएगा उसका, हल्की सी हवा लगेगी भैया तितर बितर हो जाए, लेकिन वो मार रहा है और विद मास मार रहा है। वो कहाँ से मास आ रहा है मुझे समझ नहीं आया। एंटमैन कहाँ है, पिम पार्टिकल कहाँ से आए मुझे नहीं पता। एनीवेज अगर ऐसे जादुई पार्टिकल है फिर भी लॉजिक बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल मतलब साइंटिफिक नहीं है, है ना। कहानी में मस्त है यार। हाँ, ये मजा आया, मजा बहुत आया। नहीं, मुझे भी ये बहुत मजा आया कि आज फाइनली अभी एक मार्वल मूवी का थॉर का तुमने कर दिया यार। हाँ, थॉर का तुमने तारीफ करवा दी यार। इसके लिए जो है मेरा इम्तिहान लिया जाएगा, ऊपर जाके कोड़े पड़ेंगे मुझे। ये सब डीसी वाले ही मारेंगे मुझे, है ना। एनीवेज एक ना बहुत टाइम से मैं इनफैक्ट रुका हुआ था ये चीज के लिए, मतलब इत्तेफाक है कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक फेस्टिवल सा ही हुआ था, विच वॉज द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 1 का एंड विथ द एंड गेम। और मैं डॉक्टर व्योम रिछारिया इतना डिसअपॉइंट होके आया क्योंकि मुझे बहुत मजा आया था यार। मुझे सच में मजा नहीं आया था। और इसमें ना मैं देखिए ये पर्सनल चीज भी नहीं है, अभी ठीक है हम वीडियो के लिए थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं।
आई एम अ डीसी फैन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दैट एट ऑल, बट एट द सेम टाइम एंड आई एम आयरन मैन। बहुत बड़ा फैन हूं उसका। हाँ, बट ऑनेस्टली मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं डीसी फैन भी इसलिए हूँ क्योंकि बचपन में जो है जो कार्टून्स में देखता था वो था बैटमैन एनिमेटेड सीरीज, ठीक है, जस्टिस लीग, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ माय अदर फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन का कार्टून बहुत आता था, बहुत और बहुत सारे अलग अलग थे और सारे ही बहुत मजेदार थे, सारे के सारे बहुत मजेदार थे। और एक्समैन आता था सोनी पे, अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्समैन भी बहुत मजा आता था, वो वुल्वरीन बीस्ट है, वो बहुत मजा आता था, ठीक है। बट उसमें ये है कि डीसी का पलड़ा भारी पड़ गया, तो वुल्वरीन की बताऊं मैं, वो नाखून निकल के आते हैं, किसी मसल को फाड़ते रोक नहीं पा रहे हैं, रहा नहीं जा रहा, किसी मसल को फाड़ते हुए आ रहे हैं, फिर अंदर चले आ रहे हैं। क्या कमाल उसके अंदर मसल होनी चाहिए जो तुम्हारे जनरेट हो रही है और बताओ कि अपने आप को सही कर ले रही है, और फिर वो नाखून कहाँ से आ रही है। डीसी गलत है यहाँ पे, एक्स वो जो है ना वुल्वरीन नहीं निकलना चाहिए सर। हाँ सर आप डीसी बोल गए, आप मार्वल फैन हो? सर मैं तो हूँ ना, तभी तो डीसी। तो एक्समैन कहाँ है? अब मुझे कोड़े पड़ेंगे यार। हम दोनों को कोड़े पड़ने वाले हैं, ये वीडियो डालते ही नहीं। तो बट हाँ, बैक टू एंड गेम। देखिए क्या हुआ था ना, मेरा ऐसा मानना है कि तब तक ये मूवी आई थी वो 2018 या 17, कब आई थी ये? बहुत आई गेस 17 या 18 को आई थी, ठीक है। तब तक बहुत सारी ना टाइम ट्रैवल को स्पेसिफिकली टाइम ट्रैवल बहुत अच्छे से काफी सारी मूवीज में दिखाया गया। हलवा बना दिया। हाँ, हलवा बना दिया, कोई भी आके टाइम ट्रैवल हलवा वही था। एंड मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया था, गुस्सा नहीं आया था, रादर डिसअपॉइंटमेंट ये था कि देखिए हमने टाइम ट्रैवल की थोड़ी बहुत रील्स वगैरह में बात की, एंड तभी मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, इंटरस्टेलर आई हुई थी, ये सब पढ़ा था, टाइम ट्रैवल वगैरह वगैरह, टाइम डायलेशन ये सब पढ़ा था, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो ये लोग एक्सप्लोर कर सकते थे, जो डीसी ने किया है बाय द वे। इसके बारे में अगर आपको पसंद आया तो अगले वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बहुत सी बातें करनी, बहुत सारी मूवीज हैं, एंड दिस विल नॉट बी लिमिटेड टू मार्वल एंड डीसी ओनली। अगर आपको कोई मूवी डिस्कस करनी है इन डिटेल, वी आर मोर देन वेल, यू आर मोर देन हैप्पी टू डू दैट। यस, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो मतलब एक तो सबसे पहले कि वो टाइम ट्रैवल करते हैं, चलो ठीक है, टाइम ट्रैवल ऐसा कैजुअली बहुत मूवीज वगैरह में दिखाया, बट अब उन्होंने जाकर पीछे चीजें मैनिपुलेट कर दी। वेयर इज द ग्रैंडफादर इफेक्ट, वेयर इज द बटरफ्लाई इफेक्ट, कहाँ है ये सब चीजें? मतलब बहुत ही वाटर डाउन कर दिया था उन्होंने वो टाइम ट्रैवल को ना। नहीं, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने टोनी स्टार्क ने कुछ तो बनाया था कि वो ऐसा कुछ तो इन्फिनिटी टाइप का शेप होता है कि शायद तुम वहां से निकल के उसी पॉइंट पे वापस जाके उस चीज को सही कर सकते हो। वो दिखाने के लिए उन्होंने बस वो शेप दिखा दी और हमने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आज तक नहीं किया कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नहीं हो सकता अभी भी। बाय द वे उस कंसेप्ट पे ना लॉजिकल जो उसने शेप दिखाई है ना, वो एक्चुअली साइंटिफिक लॉजिकल पॉइंट में वैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बच सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? वो जो उन्होंने शेप दिखाई ना, इन्फिनिटी टाइप की शेप। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्रैंडफादर पैराडॉक्स? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के ऊपर तो पूरी वीडियो बना देंगे। एनीवेज सिंपल टर्म्स में ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स देने का सबसे जो लॉजिकल रीजन ये था कि अगर तुम पास्ट में जाओ और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाने के लिए उसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहा गया कि पास्ट में जाके तुम अपने दादाजी को मार देते हो तो तुम जन्म ले ही नहीं सकते थे ना, तो पास्ट में गया कौन? ये सिंगल टाइमलाइन की बात होती है। तब मार्वल ने बात कर दी भैया बीच में बहुत सारी टाइमलाइंस बन सकती है, ठीक है, तो तुम एक टाइमलाइन को जाके वापस आ जाओगे, उस दूसरी टाइमलाइन से वो बचा लेगा। मतलब कि ये सब उन्होंने टाइमलाइन खेल के हम सबको बचा दिया। वो जो शेप दिखाई थी ना टोनी स्टार्क ने, वो शेप के अराउंड वैसे बात चल रही है कि शायद तुम एक पॉइंट से निकल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बच जाओगे। ये उसका लॉजिक उन्होंने देना चाहा था, मगर वहां पे जाके फेल हो गया, जहां पर दिखाया गया कि एक्चुअली कैप्टन अमेरिका वापस आ गया है लेकिन वो पूरी उम्र जी लिया है। वो एक उसने टाइमलाइन खुद मैनिपुलेट कर दी और धरती ये ब्रह्मांड सेफ रहा फिर भी, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है इस बात का। एनीवेज इसके ऊपर पूरी वीडियो बना देंगे यार, एंड गेम के ऊपर। ये डिस्कशन लगता है मुझे बहुत लंबा हो गया, और साथ ही साथ मैं लेके आऊंगा डीसी की बहुत अच्छी, जिन्होंने काफी बेहतर एक्सप्लेन किया है बाय द वे, टाइम ट्रैवल, मैं हूं ना यहाँ पर, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं अभी बात करूंगा उसके ऊपर, उन सब के धज्जे उड़ाएंगे। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो बताइएगा कौन सी मूवीज के ऊपर आपको बात करनी है। साइंटिफिक मूवीज के ऊपर बात करनी है, हम कोई मूवी रिव्यू देने नहीं बैठे हैं, हम साइंस की बात करने बैठे हैं, साइंस की तरफ से हैं। सो आई गेस लगता है वीडियो लंबी हो गई है, यस, खत्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।